स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा भाग है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है खेती, दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया हुआ है। ऑप्शन है ए फूलों की खेती, इसके सामने है फ्लोरिकल्चर। बी है फसलों की खेती, इसके सामने है एग्रोनॉमी। सी है सब्जियों की खेती, इसके सामने है हार्टिकल्चर। और डी है फलों की खेती, इसके सामने है पोमोलॉजी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही सुलेमित नहीं है। सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर जो पादप उगते हैं उनको क्या कहते हैं। ए है अधिपादपीय, बी है तवड़ोद्भिद, सी है मरुद्भिद, डी है शैलोद्भिद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शैलोद्भिद। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। ए है क्लोरो यौगिक, बी है सल्फर यौगिक, सी है फ्लुओरीन यौगिक, डी है एसिटिक अम्ल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। ए 100 डिग्री पर, बी 80 डिग्री, सी 32 डिग्री, डी -40 डिग्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी -40 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो समान होता है -40 डिग्री। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। ए -6.7 सेंटीग्रेड, बी -12.3 सेंटीग्रेड, सी 12.3 सेंटीग्रेड, डी 160 सेंटीग्रेड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 160 सेंटीग्रेड पर बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ए 310 डिग्री, बी 98.4 डिग्री, सी 36.9 डिग्री, डी 31.5 डिग्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36.9 डिग्री पर सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान सामान्य होगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है। ए पृष्ठ तनाव, बी कम तापमान, सी वायु प्रतिरोध, डी जल की श्यानता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। ए एमाइड, बी अमोनिकल, सी नाइट्रेट, डी नाइट्राइट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमाइड जो है यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, डी
खाद्य पदार्थ को बर्फ़ की परत से ढककर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है ए एलिथ्रीन, बी एट्रोपिन, सी 2 आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल, डी बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलिथ्रीन। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट्रॉन जो है परमाणु अणु नहीं है, कण नहीं है। अगला प्रश्न है 13वां, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं ए अतरिपक्कम से, बी आदि चन्नालूर से, सी अरिकमेडु से, डी सनूर से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अतरिपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ए कुल्हाड़ी, बी गंडासा, सी बिदारड़ी, डी सेल्ट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्ट जो है पुरापाषाण युग संस्कृति से संबंधित औजार नहीं है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है? ए बनावली से, बी कोटदीजी से, सी सुरकोटदा से, डी मेहरगढ़ से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से मिलता है, सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है। अगला प्रश्न है ताम्र संचय का संबंध है ए चमकीले लाल मृदभांड से, बी गैरिक मृदभांड से, सी काले और लाल मृदभांड से, डी है चित्रित धूसर मृदभांड से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैरिक मृदभांड से। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है जिम्मी से क्या तात्पर्य है? ए मुगल काल में लगाया गया विद्रोह विशेषकर, बी है राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक, सी है गुजरात में लागू कर व्यवस्था, डी है मालाबार क्षेत्र की जनजाति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किस राज्य को विजित किया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी कन्नौज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने पंजाब राज्य को विजित किया था। अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था? ए पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी में, बी जयपाल और महमूद गजनवी में, सी जयचंद और मोहम्मद गौरी में, डी पृथ्वीराज और परमार दोनों में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का दास नहीं था? ए इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी, बी ताजुद्दीन यल्दौज, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो मोहम्मद गौरी का दास नहीं था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ? ए 1764 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1766 ईस्वी में, डी 1767 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ए दुमस, बी मार्टिन, सी डुप्लिक्स, डी ला बार्डोनाइस।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है और उसके बाद दिए गए कूट से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ए है भारत में पुर्तगाली व्यापार, इसके सामने 1498 ईस्वी। बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके सामने है दूसरा 1602 ईस्वी। सी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके सामने है 1600 ईस्वी। डी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके सामने है 1664 ईस्वी। कूट दिया हुआ है, पहला है ए 1342, बी है 2413, सी है 3241, डी है 4132। इसमें आपका सही आंसर कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1342, यानी कि एक ए जो है वो 1 से होगा 1498 ईस्वी, बी जो है वो 3 से 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, और सी जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वो 4 से 1664 ईस्वी में, और डी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी यह आपका दूसरे से मिल जाएगा 1602 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? ए मद्रास में, बी कालीकट में, सी हुगली में, डी सूरत में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में बनाई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पत्रकार, संशोधक, शिक्षक एवं राजनीतिज्ञ था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पत्रकार भी थे, संशोधक भी थे, शिक्षक भी थे एवं राजनीतिक भी थे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, जिन्ना के बारे में एक सही कथन बताइए। ए है उसने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया, बी है उसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया, सी है वायवल योजना अस्वीकार की, डी है तीनों कथन सही हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सैयद अहमद खां, डी मौलाना आज़ाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से भारत एक राज्य नहीं है बल्कि भारत दो राज्य है, दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे मुस्लिम लीग के अधिवेशन में शामिल हुए थे, भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? ए सविनय अयोध्या आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी बहावी आंदोलन, डी इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन जो था वो चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? ए 25 अगस्त 1943 को, बी 21 अक्टूबर 1943 को, सी 23 अक्टूबर 1943 को, डी 6 नवंबर 1943 को। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 अक्टूबर 1943। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? ए टाटा ने, बी विड़ला ने, सी ठाकुरदास ने, डी होमी मोदी ने। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा ने भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है
वास्तव में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके बिना 1930 के पश्चात तरुण राष्ट्रवादी लोग अधिकाधिक संख्या में साम्यवादी हो जाते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसके लिए है? ए. महात्मा गांधी, बी. आचार्य नरेंद्र देव, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? ए. अली मोहम्मद, बी. रामचंद्र, सी. कृपाल सिंह और डी है प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृपाल सिंह जो था प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? ए. विनायक दामोदर सावरकर, बी. भगत सिंह, सी. रास बिहारी बोस, डी. मनमथ नाथ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर रास बिहारी बोस थे। अगला प्रश्न है, 35वां प्रश्न है, सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। ए है 1845 में, बी 1840 में, सी 1843 में, डी 1823 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संबंध कबायली संघर्ष से नहीं है? ए. रानी गुइडालो, बी. अल्लूरी श्री राम राजू, सी. लाल शुक्ला, डी. राजकुमार शुक्ल। इसमें आपका सही आंसर है 36वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल जो है ये इनका संबंध कबायली संघर्ष से नहीं है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। ए. केंद्र राज्य संबंधों से, बी. दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, सी. मूल अधिकारों से, डी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 19वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ए. केवल लोकसभा में, बी. केवल राज्यसभा में, सी. या तो लोकसभा या राज्यसभा में, डी. भारत को सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, दोनों में ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ए. 42वां, बी. 44वां, सी. 46वां, डी. 50वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम है इसको लघु संविधान कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. लेजिस्लेटिव असेंबली, सी. गवर्नर, डी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर की संतुष्टि पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में किया गया है वही बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 330 में, बी है अनुच्छेद 331 में, सी अनुच्छेद 332 में, डी अनुच्छेद 333 में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए. सरदार पटेल,
बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी KM मुंशी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? ए SIDBI, बी IDBI, सी ICICI, डी नाबार्ड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए SIDBI। यह जो बैंक है यह मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, 44वां प्रश्न है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? ए एक व्यापारिक बैंक के रूप में, बी एक विकास बैंक के रूप में, सी एक औद्योगिक बैंक के रूप में, डी उपर्युक्त में से किसी भी रूप में नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक औद्योगिक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी सूरत में, डी जयपुर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में राष्ट्रीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी? ए आचार्य विनोबा भावे, बी मोरारजी देसाई, सी जयप्रकाश नारायण, डी चरण सिंह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 46वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चरण सिंह। अगला प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय जो है भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 48वां प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए बंगलुरु में, बी मैसूर में, सी चेन्नई में, डी हैदराबाद में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है? ए पंतनगर, बी करनाल, सी मैसूर, डी लखनऊ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर जो है यह भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ए जयपुर में, बी नई दिल्ली में, सी जोधपुर में, डी उदयपुर में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है। अगला प्रश्न है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई? ए 1997 में, बी 1998 में, सी 1999 में, डी 2000 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2000 में व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पॉन्जी रोग किसमें होता है? स्पॉन्जी रोग किसमें होता है? ए आम में, बी सेब में, सी लीची में, डी नींबू में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम में स्पॉन्जी रोग होता है। अगला प्रश्न है, 53वां प्रश्न है, विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी नस्ल को प्रदान की गई है? विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी नस्ल को प्रदान की गई है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए सानेन, बी एग्लो नूबियन, सी दमस्कस, डी जमुनापारी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सानेन को दूध की रानी उपमा दिया गया है। बकरी है जो सानेन, इसको दूध की रानी उपमा दिया गया है।
अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न, दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ए MO, बी MN, सी Fe, डी N। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए MO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतियोगी बाजार, 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतियोगी बाजार है? ए पूर्ण बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी पूंजी बाजार, डी थोक बाजार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण बाजार जो है वो प्रतियोगी बाजार है। अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए 16 अक्टूबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 16 नवंबर को, डी 24 नवंबर को। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? ए 1945 रोम में, बी 1947 जिनेवा में, सी 1952 पूसा नई दिल्ली में, डी 1943 नीदरलैंड में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1945 रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी 1945 में रोम में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूमि है गन्ने की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है? ए 3.5%, बी 4%, सी 5%, डी 5.5%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4%, बी 4%। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में तंबाकू की खेती के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र गुजरात में है। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? ए केरल, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इसमें आपका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में भारत का राज्य है मेघालय, जहाँ पे स्त्री पुरुष में शिक्षा में निम्नतम अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में वृद्धि वाला राज्य है? ए चंडीगढ़, बी मणिपुर, सी गोवा, डी तमिलनाडु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में वृद्धि वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी बिहार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, कितने पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है? ए 2000, बी 1500, सी 1000, डी 1800। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000 पर पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात 1000 पर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो सबसे अधिक नगरीकृत, संसार का सबसे नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है,
भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे हैं ए आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र एवं गुजरात, सी उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश जो है भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या इन 2 राज्यों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर प्रतिशत रूप में किस राज्य में न्यूनतम थी? ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी उत्तर प्रदेश में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में सबसे न्यूनतम थी जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है 68, प्रश्न नंबर 68 है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी मालदीव, डी श्रीलंका। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है मालदीव। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के बीच मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को नाम दिया गया था? ए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, बी खुशहाल परिवार पखवाड़ा, सी जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा, डी जनसंख्या जागरूकता पखवाड़ा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है 2001 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक कौन है? ए हिकेटियस, बी पोलिडोनियम, सी इरेटास्थनीज, डी कार्ल ओ सावर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिकेटियस जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? ए द्वीप, बी प्रायद्वीप, सी महाद्वीप, डी खाड़ी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीप जो है पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई जो है वो महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? पूछा जा रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ए है सतलज, बी महानदी, सी ब्यास नदी, डी कृष्णा नदी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील है ए सुपीरियर, बी कैस्पियन, सी विक्टोरिया, डी बैकाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील जो है वो मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, किसको भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? सूती वस्त्रों के राजधानी के उपनाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी गांधीनगर, सी मुंबई, डी जयपुर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बगदाद इराक किस नदी के किनारे बसा है? पूछा जा रहा है बगदाद इराक किस नदी के किनारे बसा है? ए टाइग्रिस, बी स्वान, सी टेम्स, डी नील। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइग्रिस। टाइग्रिस नदी के किनारे जो है
बगदाद शहर, इराक का बगदाद शहर बसा है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, टेरो रोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? ए चाय, बी कॉफ़ी, सी गन्ना, डी कपास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1940 में, बी 1950 में, सी 1948 में, डी 1960 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है पाक जल संधि की भौगोलिक स्थिति है? ए भारत श्रीलंका, बी अलास्का रूस, सी इंडोनेशिया मलेशिया, डी आइसलैंड ग्रीनलैंड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत श्रीलंका। अगला प्रश्न है किस देश की मुद्रा का नाम टका है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी वियतनाम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। अगला प्रश्न है वर्मी कल्चर किस प्रकार की कृषि विधि है? ए अंगूर की खेती, बी मत्स्य पालन, सी रेशम कीट पालन, डी केचुआ पालन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केचुआ पालन के लिए वर्मी कल्चर कृषि विधि है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण कहा जाता है? ए चीनी का कटोरा, बी प्राचीन नगर, सी राजपूतों का प्रवास, डी सबसे सुंदर शहर। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनी का कटोरा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? ए 58, बी 68, सी 78, डी 88। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 68। 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 68 नंबर पे थी। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग के 7वें संस्करण 2019 की विजेता टीम कौन रही है? ए बंगाल वॉरियर्स, बी दबंग दिल्ली, सी पटना पायरेट्स, डी यू मुंबा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल वॉरियर्स जो है प्रो कबड्डी लीग के 7वें संस्करण 2019 की विजेता टीम रही है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल वॉरियर्स सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा गिर अभियान प्रारंभ किया? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य ने विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा गिर अभियान प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों के नए समर्थन मूल्य में लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल निम्न में से किस फसल पर किसानों को प्राप्त होगा? ए गेहूँ, बी सरसों, सी मसूर, डी चना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। अगला प्रश्न है 87 नंबर, फोर्ब्स आकलन के अनुसार 2019 में दूसरे सबसे अमीर भारतीय रहे कौन हैं? ए मुकेश अंबानी, बी असीम प्रेमजी, सी गौतम अडानी, डी हिंदुजा भाई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौतम अडानी जो है फोर्ब्स के आकलन के अनुसार 2019 में दूसरे सबसे अमीर भारतीय रहे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है? ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी खजुराहो, डी उज्जैन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है? हेरिटेज सिटी जो है वो जयपुर है। अगला प्रश्न है 89वां प्रश्न है बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या
है? किस राज्य में सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। इसमें आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी पहले इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक जो है पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गार्जियंस किसकी रचना है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गार्जियंस किसकी रचना है? ए मार्गरेट एडवर्ड, बी अरुंधति राय, सी वी.एस. नायपाल, डी जॉन ग्रीशम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन ग्रीशम की रचना है दी गार्जियंस। अगला प्रश्न है 92 नंबर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में ए 1% की वृद्धि हुई है, बी 2% की वृद्धि हुई है, सी 1% की कमी आई है, डी 2% की कमी आई है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है 93 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 के अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को अगले कितने वर्षों में $5 ट्रिलियन बनाने का आह्वान किया है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है असम द्वारा अगस्त 2019 में जारी फाइनल नागरिकता रजिस्टर में कितने लोगों का नाम बाहर रखा गया है? असम द्वारा अगस्त 2019 में जारी फाइनल नागरिकता रजिस्टर में कितने लोगों का नाम बाहर रखा गया है? ए है 15 लाख से अधिक, बी 17 लाख से अधिक, सी 19 लाख से अधिक, डी 21 लाख से अधिक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 लाख से अधिक। अगला प्रश्न है 95 नंबर, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ए 5, बी 10, सी 5 अस्थाई एवं 10 अस्थाई। यहाँ पे मिसप्रिंट है, अस्थाई लिख दिया है 2 बार। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य जो है वो अस्थाई होते हैं और 10 सदस्य अस्थाई होते हैं। अगला प्रश्न है 96 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 365, बी 394, सी 395, डी 379। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ए जनवरी फरवरी के दौरान, बी अप्रैल मई के दौरान, सी जून जुलाई के दौरान, डी अक्टूबर दिसंबर के दौरान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। अगला प्रश्न है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। ए लखनऊ, बी झांसी, सी मुजफ्फरनगर, डी गोरखपुर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी। झांसी में जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। अगला प्रश्न है कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी झांसी में, डी वाराणसी में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांसी में उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का, वो झांसी में आकर मिलता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में
क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? ए. गंगा एक्सप्रेसवे, बी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, सी. ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, डी. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एक्सप्रेसवे जो है यह केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, बाकी सभी केंद्रीय सरकार की योजना है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम नए प्रश्नों के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।